हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। कर्ल का क्या यूज़ है। कर्ल नाम से ही क्लियर है कि कर्ल जो है वो बताता है हमको रोटेशन के बारे में। ठीक है, कहाँ पर रोटेशन के बारे में ये बताता है हमें। ये जो कर्ल होता है इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी फील्ड जो है वो रोटेट कर रही है या नहीं कर रही है। रोटेट कर रही है नहीं कर रही है इसका मतलब सिंपल, इसका एक एग्जांपल जो है ये आप समझ सकते हैं कि कहीं पर पानी है, पानी में अगर रोटेशन आपको दिखता है, मान लीजिए आपने एक ग्लास में पानी लिया है और उसमें डाला है शक्कर और उसको आपने घोल दिया है, तो घोलने के बाद आप देखते हो कि उसमें रोटेशन दिखता है। हम इस रोटेशन की ही बात कर रहे हैं, तो यही रोटेशन से हम निकालते हैं कर्ल को। तो यहाँ पर मान के चलते हैं अगर हमारे पास पानी है और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी या जिसको हम कोणीय वेग कहते हैं वो है ओमेगा। तो हम सबको ये पता है कि v इज़ इक्वल्स टू हम ओमेगा क्रॉस r ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर कर्ल जो है इसका, कर्ल v का इज़ इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r लिखा, यानी डेल क्रॉस कर्ल जब निकालेंगे ओमेगा क्रॉस r ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट r बाहर ओमेगा माइनस ओमेगा डॉट डेल डॉट r, ये हमने कैसे लिखा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a क्रॉस b क्रॉस c। अगर आपके पास है तीन अलग अलग वेक्टर तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a डॉट c डॉट b माइनस a डॉट b डॉट c, कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने इस वैल्यू को भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फिर डेल डॉट r ओमेगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा आएगा। और ओमेगा डॉट डेल डॉट आर, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा ओमेगा एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस ओमेगा वाई डेल बाई डेल वाई प्लस ओमेगा जेड डेल बाई डेल जेड इंटू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। दिस इज इक्वल टू आई कैप ओमेगा एक्स प्लस जे कैप ओमेगा वाई प्लस के कैप ओमेगा जेड, या इसे हम लिखे ओमेगा के बराबर। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू थी कर्ल v इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा माइनस ओमेगा विच इज़ इक्वल्स टू 2 ओमेगा के बराबर आ गई। और हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/2 कर्ल v के बराबर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कर्ल की वैल्यू को, कर्ल ऑफ वेलोसिटी के कर्ल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कर्ल जो है किसी फील्ड पे 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये फील्ड जो है रोटेट नहीं कर सकता। कर्ल v की वैल्यू अगर 0 आती है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इररोटेशनल, यानी ये रोटेट नहीं कर सकता है, इररोटेशनल फील्ड, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं नॉन कर्ल फील्ड, या तीसरा नाम जो है इसका वो है लैमेलर फील्ड, जहाँ पर आपके कर्ल की वैल्यू जो है वो आती है 0। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं इफ़ वेक्टर a इज इक्वल्स टू है ग्रेडियंट फाई, तो फिर इसका कर्ल क्या हो जाएगा, देन कर्ल a इज इक्वल्स टू कर्ल ग्रेडियंट फाई हो जाएगा। या दिस इज इक्वल्स टू कैसे लिखें इसको, डेल क्रॉस डेल फाई।
तो कर्ल ए इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप, क्योंकि क्रॉस निकालना है हमको, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। तो दिस इज इक्वल्स टू, आगे इसे हम सॉल्व करें तो आई कैप डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड डेल वाई प्लस जे कैप डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स डेल जेड प्लस के कैप डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई डेल एक्स, और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका नॉन कर्ल फील्ड, क्योंकि लाइन इंटीग्रल जो है यहाँ पर अलोंग क्लोज्ड पाथ, इसका मतलब लाइन इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो नॉन कर्ल फील्ड होता है, और उसकी वैल्यू जो है दी जाती है E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जाता है, वो एक नॉन कर्ल फील्ड होता है। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कर्ल का यही है कि इससे हम रोटेशन को निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लाइन इंटीग्रल होती है कंजर्वेटिव फील्ड की, दो पॉइंट के बीच में अगर कंजर्वेटिव फील्ड है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है लेकिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइन इंटीग्रल जो है कंजर्वेटिव फील्ड का वो 0 होगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड जो होते हैं वो अक्सर नॉन कर्ल फील्ड होते हैं, जितने भी फील्ड्स जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मान लीजिए हम इसको वैसे तो हम डिस्क्राइब भी करेंगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव है वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं। तो पॉइंट्स के बीच में हम ये देखते हैं कि यहाँ अगर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में वर्क डन अगर हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन लग रहा है, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क डन लग रहा है, क्या यहाँ से यहाँ तक अगर हम किसी दूसरे रास्ते से आए, ऐसे आए या ऐसे आए, तो फिर सेम वर्क डन लगेगा? अगर सेम लगेगा तो इसका मतलब वो होगा कंजर्वेटिव। तो वैसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड जो होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं, नॉन कर्ल फील्ड होते हैं। तो कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ इस तरीके से है। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टोक्स थ्योरम। जो स्टोक्स थ्योरम होता है उसका यूज़ हम करते हैं सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए, या डबल को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब सिंगल इंटीग्रल जो है वो डबल इंटीग्रल के बराबर होता है। तो यही जो थ्योरम है ये कहलाता है स्टोक्स थ्योरम। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं किसी वेक्टर फील्ड ए का, वेक्टर फील्ड ए है जिसका हमने लाइन इंटीग्रल लिया है, लाइन इंटीग्रल जब भी लेंगे ए डॉट डी एल ऐसा लिखेंगे हम इसको, अलोंग बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड कर्व। तो जब ऐसा रिंग बनाते हैं इसका मतलब बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड कर्व, कर्व का नाम दिया हमने सी, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। उस वेक्टर फील्ड ए का के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल उसके बराबर ये लाइन इंटीग्रल होना चाहिए। ये कहलाता है आपका स्टोक का थ्योरम। तो यहाँ पर हमको इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए कैसा है, ये है फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये पोजीशन का फंक्शन है। अब यहाँ पे हमको निकालना है लाइन इंटीग्रल, ये वाली वैल्यू हमको LHS वाली वैल्यू निकालनी है, लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व सी।
ये निकालना है हमको। तो यहाँ पे हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं ये क्लोज्ड कर्व है आपका, ये सी, और ये कुछ इस तरीके से हमने इसको बनाया है। यहाँ पे वेक्टर ए हम ले लेते हैं, इसका लाइन इंटीग्रल लेना है, तो ये डीएल हमने लिया है। तो यहाँ पे हमको लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएल निकालना है। अब इसको अगर हम इस कर्व सी को अगर हम दो भाग में बांट देते हैं, मान के चलिए इस कर्व सी को हमने क्या करना है, दो भाग में बांटना है। तो जब हम दो भाग में बांटेंगे, इसका नाम दे देते हैं C1 और हम इसके बाउंड्री बना देते हैं। तो ये बाउंड्री जो है ये PQ हो गया। तो C1 और C2 हमने दो भाग में इसे बांट दिया। किससे बांट दिया, इस लाइन PQ से हमने बांट दिया। तो हमको दो और कर्व मिल गए, C1 और C2। तो लाइन इंटीग्रल जो है वेक्टर A का लाइन इंटीग्रल अलोंग C अब किसके बराबर हो गया, C1 प्लस C2 के बराबर हो गया। यानी हम ये कहें कि A डॉट डी एल C इज इक्वल्स टू C1 A डॉट डी एल प्लस C2 A डॉट डी एल, इसके बराबर हो गया। यहाँ पर लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो लाइन इंटीग्रल A का लेंगे अलोंग C1 PQ C, एक बार हम ले रहे हैं C1 वाला जो है, और दूसरा जो है वो है C2 QP C2, इसीलिए ये एरो बनाया हुआ है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज हमको लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही शो किया है, इसीलिए हम इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही शो कर रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रल जब हम ऐसा लेंगे, इसको दो भाग में बांटेंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल इस एरिया में हमको मिलेगा वो कैंसिल करेगा एक दूसरे को, क्योंकि ये इस डायरेक्शन जा रहा है, ये इस डायरेक्शन जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए इस एरिया में जो मिलेगा वो कैंसिल कर देगा और टोटल जो है हमको सिर्फ सी के अलोंग ही मिलेगा। भले हम उसको यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, C1 प्लस C2 के बराबर लिख रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम इस कर्व को, सी वाले को ही अगर हम बहुत सारे भाग में बांटते हैं, मान के चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको बहुत सारे भाग में बांट रहे हैं। तो बहुत सारे भाग में बांट रहे हैं, तो हमने अभी इसको कैसा ले रखा है, एंटी क्लॉकवाइज ही ले रखा है ना। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम इसे ना, ये ऐसा। तो यहाँ पे छोटे छोटे C1 C2 ये बनेंगे, जिनका डायरेक्शन फिर एंटी क्लॉकवाइज ही होते जाएगा। तो टोटल अगर हम तब लिखेंगे इस A डॉट डी एल को, तो यहाँ पर A डॉट डी एल अलॉन्ग C इज इक्वल्स टू, हम समेशन में ही लिख सकते हैं CN A डॉट डी एल। CN किस लिए, N की जगह हम 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो चाहे हम दो भाग में बांटें, चाहे हम बहुत सारे भागों में बांटें, लेकिन हमको A डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट डी एल की वैल्यू उतनी ही मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर तो इस हिसाब से जो डेफिनेशन है आपका कर्ल का, कर्ल A डॉट DAN, कर्ल का डेफिनेशन आप लोग को याद होगा, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, हम ऐसा कहते हैं। तो लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया को ही यहाँ पे लिख रहे हैं। कर्ल A इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल A डॉट डी एल अपॉन DAN हमको लिखना चाहिए था, हम कैसे लिख रहे हैं, कर्ल A डॉट DAN इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल A डॉट डी एल। तो इसका मतलब लाइन इंटीग्रल A डॉट डी एल जो है इज इक्वल्स टू समेशन कर्ल A डॉट DAN which is equals to डबल इंटीग्रल कर्ल A डॉट DA। कुछ इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो ये जो है तरीका आपका, इसी से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोक थ्योरम है उसको प्रूफ किया गया है कि लाइन इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर हो गया, सरफेस इंटीग्रल के बराबर हो गया। हमने एक लाइन इंटीग्रल लिया था एक सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, अलोंग द क्लोज्ड कर्व सी के लिए लिया था, और उसको बहुत सारे सरफेस में बांटा था। तो हमको ये मिला कि लाइन इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर हो गया है, सरफेस इंटीग्रल के बराबर हो गया है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।